क्या आप जानते हैं आज के समय में जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं उनके अंदर से दया की भावना कम होती जा रही है। इंसानियत नाम की चीज खत्म हो रही है। एक ऐसी घटना जिसे सॉल्व करने के लिए पुलिस 1 साल तक लगातार काम करती रही। इस केस में कुछ भी नहीं था, ना कोई लीड थी, ना कोई सुराग और ना ही कोई सबूत। पुलिस ने ऐसे ऐसे आइडियाज निकाले इन्वेस्टिगेशन में जो यह साबित कर देती है कि अगर पुलिस चाहे तो पाताल से भी अपराधी को ढूंढ निकाले। नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं एकता देसवाल केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट से। यहीं पर दौराला तहसील पड़ता है। इसी तहसील में एक गांव आता है लोहिया। बात है 13 जून 2019 की। दोपहर का टाइम रहा होगा। गांव के एक शख्स हैं ईश्वर पंडित AK सुरेश। यह अपना गांव के खेतों से होते हुए कहीं जा रहे थे। तभी इनकी नज़र पड़ी एक कुत्ते पर। यह कुत्ता अपने मुंह में दबाए कुछ लेकर कहीं जा रहा था। सुरेश ने इसको जब देखा तो उन्होंने कुछ अजीब सा लगा। अब यह कुत्ते के करीब जाते हैं, उसके लिए चीज़ों को देखते हैं। जैसे ही इनकी नज़र उस चीज़ पर पड़ी इनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वह कोई इंसानी बाह था। एक गली का कुत्ता खेत में इंसानी बाह मुंह में दबाए इधर उधर घूम रहा था। फौरन सुरेश ने आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों को आवाज़ दिया, उनको बुलाया। पुलिस को भी कॉल किया जाता है। सूचना मिलते ही दौराला पुलिस मौके पर पहुंचती है। यहाँ लोगों की भीड़ भी जमा हो रही थी। उस बाह को देखकर लगा कि कुत्ते ने कहीं से खोद कर इसे निकाला है। उस पर काफ़ी मिट्टी लगी हुई थी और यह काफ़ी हद तक डिकम्पोज भी हो चुका था। अगर कुत्ते ने किसी की कब्र खोद कर 100 से बाह काट कर लाया है तो यह बहुत भयानक चीज़ होगी। पुलिस ने कब्रिस्तान में चेक करने के लिए कुछ लोगों को भेजा। यहाँ खेतों में भी छानबीन शुरू की गई। अगर कुत्ते ने बाह खोद कर निकाला है तो वहाँ पर बाकी अंग के टुकड़े भी होंगे। पुलिस यही ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते कुछ दूर एक गन्ने के खेत के किनारे इन्हें वह चीज़ मिल जाती है जिसकी यह तलाश कर रहे थे। वैसे कुत्तों के सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। लगा कि किसी कुत्ते ने यहाँ पर कुछ स्मेल किया होगा और खुदाई करने की कोशिश की, पर लोगों को आसपास देखकर वह भाग गया। मगर वह बाह कौन सी जगह से मिला, दूसरी टीम उसको ढूंढ रही थी। पुलिस को यहाँ इस गड्ढे में कुछ नहीं मिलता है जिसे कुत्ते ने खोदा था। अभी तक पूरे गांव में शोर मच चुके थे। लोगों की भीड़ भी बढ़ रही थी। पुलिस ने कुछ खुदाई कर्मचारियों को खेतों पर बुलाया। इस गड्ढे की ओर खुदाई की गई। पुलिस ने जो सोचा था वही यहाँ पर होता है। इस गड्ढे के अंदर किसी का शव बाहर निकला। लोगों ने जब यह चीज़ देखी तो उन्हें अजीब सी बेचैनी होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर कोई नॉर्मल शव नहीं था। इसका सर गायब था, यानी सर कटा हुआ था। दोनों बाहें भी नहीं थी वहाँ पर और यह अर्धनंग अवस्था में थी, यानी आधे कपड़े पहने हुए थे और आधे नहीं थी। बॉडी को देखकर लगा कि किसी महिला का शव होगा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भी भिजवा दिया। उस बाह को भी हॉस्पिटल भेजा जाता है जो कुत्ते ने कहीं से खोद कर निकाला था। इधर पुलिस की तलाश जारी थी, कहीं से दूसरा बाह भी मिल जाए और सबसे अहम कि उसका सर मिल जाए, क्योंकि बिना चेहरे के इसकी पहचान कैसे होगी। पोस्टमार्टम में पता चला कि यह शव किसी नौजवान लड़की की है जिसकी उम्र करीब 19 से 20 साल से लेकर 25 से 26 साल के बीच की रही होगी। इसके सर और बाहों को किसी तेजधार चीज से अलग किया गया था। अब चूंकि यह शव किसी गन्ने के खेत से मिला था तो पुलिस ने पता किया कि वह खेत किसका है। गाँव के लोगों से जब पूछताछ हुआ तो नाम आया शब्बी अहमद। इनके ही पड़ोसी थे सुरेश, जिन्होंने उस बाह को देखा था। मेरठ पुलिस की एक टीम सभी के घर पर गई, उनसे पूछताछ किया, मगर इन्हें कोई भी आइडिया नहीं था कि वह शव वहाँ पर किसने दफन किया है। इनके परिवार के बाकी मेंबर्स को भी कुछ पता नहीं था। मेरठ पुलिस के लिए ये केस अब इतना भी आसान नहीं होने वाला था। यह लोग समझ चुके थे, क्योंकि इसमें मरने वाले की पहचान नहीं थी। गाँव में उस वक्त जितने भी लोग मौजूद थे और जो वहाँ के कर्ता धर्ता थे, यानी सरपंच वगैरह, पुलिस ने बारी बारी करके सबसे बातचीत की। पूछताछ हुआ। यह बात जानने की कोशिश होती है कि क्या गांव से कोई लड़की गायब है या लापता है या फिर किसी की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने केवल यही लोहिया गांव नहीं बल्कि आसपास के सटे हुए 7 से 8 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गाँव थे सभी जगह जाकर पूछताछ की। यह काफ़ी लंबा प्रोसेस था। पुलिस को एक और चीज़ पोस्टमार्टम के दौरान पता चली कि जो कटी हुई बाह मिली थी उस पर एक टैटू गुदा हुआ था। उस टैटू पर किसी का नाम था। नाम मिला अमन। अब ये आखिर अमन कौन है
इधर डॉक्टर्स कंफर्म थे कि यह शव किसी महिला का है, मगर अमन नाम तो लड़के का होता है। फिर एक लड़की ने अमन नाम का टैटू क्यों गुदवाया? अमन कौन है और इस लड़की का क्या लगता है? पुलिस अपने बातचीत में गांव के लोगों से अमन नाम के लड़के के बारे में भी पूछ रही थी। कहीं गांव में अमन नाम का कोई रहता हो तो, मगर ऐसे भी कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश की, मगर यहाँ के किसी भी गांव से कोई भी नौजवान लड़की गायब नहीं थी। मामला तो यह साफ था, यह कत्ल का केस है। उस लड़की की किसी ने कत्ल किया है। इलाके के एसएसपी इस केस को काफ़ी गंभीरता से ले रहे थे। डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यहाँ पर भी चेक किया जाता है कि हाल के दिनों में किसी लड़की की मिसिंग रिपोर्ट यहाँ पर अपडेट हुई है या नहीं, पर यहाँ से भी कुछ खास मिलता नहीं है। अब एसएसपी और इनकी टीम को हर एक एंगल से केस की जांच करनी थी। आखिर लड़की का कत्ल किसने और क्यों किया होगा, उसका मोटिव क्या रहा होगा। पुलिस ने गांव में पता किया कि किन किन घरों में जमीनी विवाद को लेकर झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें जमीनी विवाद को लेकर कत्ल होते हैं। यहाँ जमीन को लेकर कुछ केसेस तो थे, मगर उनके घरों से कोई भी नौजवान लड़की गायब नहीं थी और ना ही उनके घरों में अमन नाम का कोई लड़का मिला प्रॉपर्टी के लिए कत्ल नहीं हुआ। वहीं 100 की उम्र को देखते हुए लगा कि कोई प्यार मोहब्बत का चक्कर रहा होगा, शादी की बात होगी, ब्रेकअप हो गया होगा, अमन नाम के लड़के से लड़की प्यार करती होगी। गांव में ऐसा भी कुछ नहीं मिलता है। पुलिस पूरी तरह से अंधेरे में थी। लूटपाट का एंगल भी साबित नहीं हुआ। अगर लूटपाट हुई होती तो लड़की का सामान लेकर लुटेरे भाग जाते, लड़की विरोध करती तो उसको मार कर चले जाते, मगर यहाँ पर तो लड़की का शव जमीन के अंदर दफन मिला था। इसका सर कटा हुआ था ताकि जिसको भी शव मिले वह इसकी पहचान ना कर पाए। वहीं बाहें भी कटी हुई थी, एक बाह पर तो टैटू भी मिला, अमन नाम का लगा। इस टैटू से कोई कुछ पता ना कर ले, इसीलिए बाह को भी काट कर कहीं और दफना दिया गया था। पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में यह सारी चीजें देख रही थी, सोच रही थी इन्हें वह प्यार मोहब्बत वाली बात थोड़ी कारगर लगी, मगर पुलिस ने तो हर तरीके से छानबीन कर लिया था। कुछ खास पता नहीं चला, कुछ नहीं मिला। दिन बीत रहे थे। वो लावारिस शव हॉस्पिटल में रखा हुआ था, कोई क्लेम करने नहीं आया। पुलिस अपनी इंसानियत दिखाते हुए उस शव का खुद ही अंतिम संस्कार कर देती है, लेकिन पहले ही डॉक्टर्स और पुलिस ने शव से जुड़े कुछ सैंपल्स रिजर्व करके रख लिए थे, शायद बाद में जरूरत पड़े। अभी तक महीने गुजर चुके थे, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई। अब इन्वेस्टिगेशन कर रही पुलिस की टीम कुछ नए तरीके से छानबीन करने का फैसला करती है। न जाने एसपी के दिमाग में ऐसा क्या आया कि इन्होंने आदेश दिया लोहिया गांव और आसपास के गांव में जितने भी लड़के इलाके से बाहर कहीं काम कर रहे हैं उनका पता किया जाए। अभी फिलहाल कौन से परिवार का लड़का कहां पर है, कौन क्या काम कर रहा है, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, सबकी लिस्ट तैयार की जाए। यह काफ़ी तखाने वाला प्रोसेस था। बहुत मेहनत करने के बाद पुलिस के सामने एक लंबी सी लिस्ट आती है। इसमें कोई हरियाणा में था तो कोई पंजाब में, कोई हिमाचल प्रदेश में तो कोई दिल्ली में। यह भी पता किया गया कि यह लड़के जहाँ जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ के पुलिस थाने में कितनी मिसिंग कंप्लेन दर्ज है, खास तौर से 20 से 25 साल की उम्र के आसपास की लड़कियों की। आखिर वह लड़के कब कब अपने घर जाते हैं, अपने घर पर कितनी बार कॉल करते हैं, उनके फ़ोन नंबर्स क्या हैं, उनके सिम कार्ड्स कौन से स्टेट के हैं। मतलब पुलिस ने बाहर गए लड़कों की पूरी जन्म कुंडली निकाल ली। एक एक करके सभी लड़कों से बात करना शुरू किया गया। उनके इलाके के पुलिस थानों में जाकर मेरठ पुलिस मिसिंग रिपोर्ट देखती है, छानबीन करती है, एग्जामिन करती है। यह सब करते करते पुलिस को लगभग 1 साल बीत जाता है। जून 2019 में उस महिला का सर कटा और बाँह कटा शव मिला था। इन्वेस्टिगेशन भी तभी से शुरू हुई थी, लेकिन अब मई 2020 का टाइम आ गया। पंजाब के लुधियाना में भी कुछ लड़के रहते थे। मेरठ पुलिस की टीम यहाँ के भी थानों में छानबीन करती है। यहाँ पर टोटल 20 मिसिंग के केसेस सामने आए। इसमें कुछ लड़कियाँ के थे तो कुछ लड़कों के। 20-22 साल की उम्र के आसपास के केसेस फिल्टर किए तो 2 लड़कियाँ मिलती है। दोनों का ही नाम मिला एकता, मगर दोनों अलग अलग जगह से रिपोर्ट हुई थी। या लुधियाना के मोतीनगर थाने में मिसिंग केसेस मिले थे। दोनों एकता नाम की लड़कियों के घर वालों से बातचीत हुई। इसमें ही एक लड़की थी, एकता देसवाल। इसके माता पिता ने मई 2019 में यानी 1 साल पहले केस दर्ज करवाया था। इनकी लड़की एक लड़के के साथ भाग गई थी।
घर छोड़कर साथ में वह घर से 15 तोले सोने के गहने और 11,44,000 कैश, टोटल 25 लाख रुपए का सामान लेकर भागी थी। पुलिस ने जब एकता देसवाल के माता पिता से आगे बातचीत की तो उस लड़के का नाम मिला अमन। माता पिता का कहना था कि उस लड़के ने इनकी बेटी के ऊपर कुछ जादू कर दिए थे। एकता उसके लिए अपने पूरे परिवार के खिलाफ हो गई थी और पैसे लेकर भाग गई। बेटी के घर से भाग जाने के बाद माँ ने उसे कई बार कॉल किया, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठाती है। वहीं अमन ने एक बार कॉल उठाया था। माँ ने उसको धमकी दी कि बेटी को छोड़ दो वरना पुलिस में कंप्लेन कर देगी। इसके बाद से अमन ने भी कॉल नहीं उठाया। अमन नाम मिलते ही पुलिस को याद आया कि उस कटे हुए बाँह पर भी अमन नाम का टैटू गुदा हुआ था। आगे पुलिस एकता देसवाल की माँ का डीएनए सैंपल लेती है। उधर उस खेत से मिले 100 के सैंपल्स भी प्रिजर्व थे, उसके साथ डीएनए मैच किया जाता है। यहाँ पर डीएनए 100% मैच हो गया, यानी वह 100 एकता देसवाल का ही था। पुलिस माता पिता को सारी घटना बताती है कि मेरठ के लोहिया गांव में आपकी बेटी का 100 मिला है, डीएनए मैच हो गया। माता पिता शुरुआत में मानने को तैयार नहीं थे कि वो इनकी बेटी है, क्योंकि इनके अनुसार एकता अपने फेसबुक अकाउंट पर एक्टिव रहा करती थी और अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल को भी 2-3 दिनों में चेंज किया करती थी और अपना स्टेटस भी अपडेट करते रहती थी। जब पुलिस ने उस फेसबुक और व्हाट्सएप की लोकेशन निकाली तो पता चला कि यह अमन नाम का लड़का इसे यूज कर रहा था। पहले तो पुलिस ने अमन को उठाकर थाने पे लाया और उससे पूछताछ की। पहले तो अमन इधर उधर की कहानी सुनाता है, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो यह टूट गया। एकता देसवाल के कत्ल में ही इसका ही हाथ है और यह अकेले नहीं था, बल्कि इसका पूरा परिवार, इसके पिता, भाई, भाभी, इसके दोस्त, टोटल 6 लोगों ने मिलकर 19 साल की लड़की का कत्ल किया था। पुलिस ने इसके पूरे परिवार और दोस्त को भी उठा लिया। अब सभी लोगों ने मिलकर एक कहानी सुनाई। शुरुआत कुछ ऐसी थी कि अमन मेरठ के लोहिया गांव का निवासी था। यह केवल 10वीं तक की पढ़ाई किया था। इसके बाद इसने पढ़ाई छोड़ दी। आगे यह कोई काम धंधा करने के लिए लुधियाना चला गया। वहीं पर ये टेलिस्मन की दुकान पर हेल्पर के तौर पर काम करने लगा। कोई ऐसी चीज़ या ताबीज जिसको बनाते हैं, इसे पहनने से या इसे साथ रखने से कोई चमत्कार होगा। ऐसा मान लीजिए कि कोई लॉकेट हो जिसे पहनने से नज़र ना लगे, किस्मत पलट जाए, सब कुछ अच्छा होने लगे। तो ऐसी ही दुकान पर ये अमन काम करता था। साथ में ये जादू और तंत्र मंत्र की चीज़ें भी करता था। इन्हीं कारणों की वजह से एकता की माँ ने उस दिन पुलिस से कहा था कि इनकी बेटी के ऊपर उस लड़के ने जादू कर दिया था, उसको वश में कर लिया था। खैर, वही एकता देसवाल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ डिस्ट्रिक्ट में आने वाले देहरा तहसील के चनर गांव की रहने वाली थी। यहाँ पर इसके अंकल का घर था, पर इसके माता पिता लुधियाना के मोती नगर में रहते थे। शुरुआत में तो एकता अपने माँ बाप के साथ ही रही लुधियाना में, और फिर लुधियाना में ही खालसा कॉलेज से बीकॉम का कोर्स कर रही थी। यह 2nd ईयर में थी और यह पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, इवेंट मैनेजमेंट का। ऐसे ही कभी एकता लुधियाना में रहती थी तो कभी हिमाचल प्रदेश में। 2019 के शुरुआती महीनों में एकता को कुछ प्रॉब्लम होता है। कहीं इसे किसी चीज़ की एलर्जी होने लगी थी। इसने अखबार में एक ऐड देखा। यह ऐड उसका था जहां पर अमन टेलीजमन का काम करता था। एकता को कोई प्रॉब्लम थी या कोई एलर्जी थी, इसे वह अपने माता पिता को बताना चाहिए था। शायद वह इसको अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाते, मगर यह न्यूज़पेपर में ऐड देखकर उस दुकान के पास चली गई। यहाँ पर अमन और एकता की पहली बार मुलाकात होती है। एकता के अंकल के अनुसार लुधियाना के बस स्टैंड के पास से अमन सामान बेचता था। एकता भी किसी इवेंट के सिलसिले में वहीं पर आती जाती थी। यहाँ पर फिर से एकता और अमन की मुलाकात होती है। ऐसे करते करते इन दोनों में दोस्ती हो गई। या सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे को फॉलो करते हैं, वहाँ भी बातें शुरू हो गई। ऐसे करते करते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एकता कॉलेज का बहाना देकर अमन से मिलने भी जाती थी। शुरुआत में तो माँ बाप को कुछ भनक नहीं था, लेकिन जब अमन के बारे में पता चला तो एकता के घर वाले इसको बुलाते हैं। घर पर वैसे अमन अपनी कलाई में कलावा भी बांधता था। घर वालों को यह लड़का पसंद नहीं आता है, क्योंकि यह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और ढंग से काम भी नहीं करता था, ठीक से सेटल नहीं था। इसीलिए एकता के माता पिता इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मगर एकता अमन के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि अपने माता पिता की बातें नहीं सुनती थी और उससे लगातार मिलती थी। इसने अपने दोनों हाथों में अमन के नाम का टैटू भी बनवा लिया था। अपने घर से 15 तोले सोने और कुछ कैश लेकर वह अपने अंकल के घर पर गई।
हिमाचल प्रदेश। माता पिता को भनक नहीं था कि इनकी बेटी घर से लाखों रुपए के सामान और कैश लेकर चली गई है। इन्हें लगा कि इनकी बेटी उस लड़के के चक्कर में इनसे गुस्सा होकर घर छोड़कर अपने अंकल के यहाँ गई है। कुछ दिनों के लिए उधर अंकल के साथ 1-2 दिनों तक रहने के बाद एकता वापस लुधियाना चली आई, लेकिन यह अपने घर पर नहीं जाती है, सीधे अमन के पास आई। फिर यह दोनों कारनौल भाग जाते हैं। लुधियाना में अमन किसी जानने वाले के साथ रहता था, लेकिन उसके साथ कुछ अनबन हो गई थी, जिसके बाद इसे लुधियाना छोड़ना पड़ा। यहाँ एकता और अमन कारनाल आकर रहने लगते हैं और यहीं पर दोनों ने मिलकर तंत्र मंत्र का काम शुरू कर दिया। एकता तो 25 लाख रुपए के गहने घर से चोरी करके लाई थी। कुछ वक्त यहाँ पर रहने के बाद अमन एकता को लेकर उत्तर प्रदेश के मेरठ आया और दौराल थाना क्षेत्र में किसी किराए के घर में रहने लगा। 1 महीने तक तो यहाँ पर खुशी खुशी रहते हैं। इसी में एकता ने अमन से कहा कि तुम्हारे माता पिता से मिलना है, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने हैं, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। अमन ने कहा ठीक है। अब ईद के दिन 2019 में ईद 4 या 5 जून को पड़ा था। 5 जून को अमन एकता को लेकर अपने घर लोहिया आया। एकता यहाँ पर सबसे मिलती है, मगर यहाँ पर लोगों के पहनावे, उनकी वेशभूषा, उनके बात करने के तरीके, उनके रहने सहने के तरीके, इन सब को देखकर एकता को बहुत बड़ा झटका लगता है। जिसके साथ इसने प्यार किया, जिसके नाम का टैटू बनवाया, जिसके लिए अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को धोखा देकर उनके पैसे और गहने चोरी करके यहाँ पर आई, वो अमन था ही नहीं। इसका असली नाम था मोहम्मद साकिब अहमद। साकिब ने अपनी आइडेंटिटी छिपाकर एकता से प्यार का नाटक किया था। इसी बात को लेकर एकता साकिब से झगड़ा करने लगी कि ऐसे कैसे ये धोखा दे सकता है, झूठ क्यों बोला। इनमें दिन भर लड़ाई होता है। एकता बहुत दुखी थी और गुस्सा भी थी। अब इसी 5 जून के दिन रात के करीब 9 बजे के आसपास साकिब एकता को मनाने के लिए उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाने गया। इसने पहले ही फैसला कर लिया था कि एकता का कत्ल करेगा। इसमें इसका पूरा परिवार, माता पिता, मुस्तकीम भाई, मुर्शद भाभी और जितने भी रिश्तेदार थे और एक दोस्त भी आया था। ये टोटल 6 लोग सभी ने मिलकर प्लान बनाया। साकिब जब एकता को कोल्ड ड्रिंक पिलाने के लिए ले गया तो उसमें नशीली दवाएं मिला दी, जिसे पीने के बाद एकता बेहोश हो गई। फिर ये इसको सीधे गन्ने के खेत में ले गए। गांव का तो आपको पता ही है कि सूरज ढलने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता है। इसीलिए इन्होंने कत्ल का टाइम रात को चुना। बेहोशी के बाद एकता को खेत में ले जाया गया। पहले तो एक तेजधार हथियार से एकता के गले पर चलाते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसे दफन करने के लिए वहीं पर फावड़े से खुदाई होती है। पूरा परिवार इसमें शामिल था। लड़की को कोई पहचान न सके, इसीलिए पहले इसके ऊपर से कपड़े उतारते हैं, फिर फावड़े से सर धड़ से अलग कर दिया गया। चूंकि एकता के दोनों हाथों पर अमन नाम का टैटू था, तो साकिब उर्फ अमन ने इसके दोनों हाथों को काट कर अलग किया। फिर बाकी धड़ को यहीं पर दफन कर दिया और जो बाकी बचे हाथ और सर थे उनको कहीं और ले जाकर दफन कर दिया गया। यह सारी चीजें करने के बाद साकिब वापस लुधियाना चला गया। बाकी घर वाले भी अपने नॉर्मल कामों में लग गए, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। साकिब के पास एकता का फोन था, जिसे लेकर वह चला जाता है, लेकिन ये लालची परिवार 25 लाख कैश कैसे जाने देता। फिलहाल पूरा परिवार पुलिस की हिरासत में है। जब साकिब और उसके परिवार को मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, बीच रास्ते में साकिब ने पानी पीने का बहाना किया। गाड़ी जब रुकी तो यह कांस्टेबल का बंदूक छीनकर भागने लगता है। इसने कांस्टेबल के सीने में गोली भी दाग दी। आगे पुलिस उसको चारों तरफ से घेराबंदी करके पकड़ लेती है। इसी दौरान में साकिब को 3 गोलियां भी लगी। साकिब और कांस्टेबल दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। पुलिस को एकता का फोन, गहने, कत्ल में यूज हुए हथियार, फावड़ा सब कुछ बरामद हो गया। 13 जून 2019 के दिन वह कुत्ता इंसानी हाथ लेकर खेत में ना घूम रहा होता तो यह केस आज भी शांत पड़ा रहता। पुलिस ने 1 साल तक कड़ी मेहनत, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद केस सुलझा दिया। जो इसमें एक्यूज थी या सबसे पहले सेशन कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करती है, मगर बेल खारिज हो गया। फिर इसने प्रयागराज हाई कोर्ट में अप्लाई किया। पुलिस को इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले थे, इसीलिए 10 जुलाई 2020 को हाई कोर्ट इसे बेल दे देती है। इसी के आधार पर मुशर्रत भी बेल पर बाहर आ गया। 3 सितंबर 2020 तक मुस्तकीम को भी हाई कोर्ट ने बेल दे दिया। इसमें जो मेन एक्यूज था साकिब अहमद, 13 जनवरी 2021 तक यह भी बेल पर बाहर आ गया। ऐसे करते करते हाई कोर्ट सभी लोगों को बेल दे देती है। एकता ने भी अपने माता पिता का कहा नहीं सुना था, उनको धोखा दिया था। उनके मेहनत की कमाई और लाखों के गहने जेवर कैश सभी लेकर भाग गई थी। फिलहाल यह केस सेशन कोर्ट में चल रहा है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी।
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।